हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 9 क्रिया, इस पाठ की हम पुनरावृत्ति पढ़ेंगे। क्रिया। क्रिया यानी कि बच्चों काम। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं कि सर्दियों का मौसम है, आज रविवार है, दादा दादी, माँ, बाबा और मैं धूप सेक रहे हैं। बाबा ने बाग से मूली, गाजर और अमरूद तोड़े। मैंने उन सबको धोया। अब माँ गाजर काट रही है, बाबा मूली और गाजर छील रहे हैं। मैं अंदर से नमक और काली मिर्च लाया। दादी कटी हुई मूली और गाजर पर नमक और काली मिर्च लगा रही है। दादाजी इन्हें खा रहे हैं। हम सब भी फल और सब्जी खाएंगे। धूप में बैठकर ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चों, यहाँ पर रंगीन छपे शब्दों को पढ़ने पर हमें सर्दी के तथा रविवार के होने तथा घर के लोगों द्वारा किए जाने वाले कामों का पता चलता है। तो इन शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? क्रिया शब्द कहते हैं। यानी कि जो उदाहरण हमने देखे, जो वाक्य हमने देखे, उस वाक्य में भी क्या बताया गया है कि घर के लोगों द्वारा किए जाने वाले कामों का ही पता चलता है। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया शब्द कहते हैं। तो इस आधार पर क्रिया की परिभाषा यानी जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्द भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। यानी क्रिया जो शब्द होते हैं वो भाषा में क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। जैसे कि सुमित, मैम गृह कार्य कब देना है? अध्यापिका, बुधवार को सब बच्चे गृह कार्य लाएंगे। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण आप देखो कि माँ कल आएगी, और दूसरा उदाहरण है मैं पुस्तक पढ़ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्रिया एक शब्द की, यानी कि पहला जो वाक्य है उसमें सिर्फ क्या है? क्रिया आएगी है। और एक से अधिक शब्दों की कैसे? जैसे दूसरा जो वाक्य है उसमें क्या है? मैं पुस्तक पढ़ चुकी हूँ। यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? पढ़ चुकी हूँ। यानी कि एक से अधिक शब्दों की क्रिया यहाँ पर बताई गई है। दूसरा है लिंग और वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। यानी कि अगर लिंग और वचन बदलेगा तो उससे क्या होगा? जो क्रिया का रूप होगा वो भी बदल जाएगा। तो कैसे बदल जाएगा? तो उसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम पुल्लिंग का देखेंगे। मोहन किताब पढ़ता है। अब स्त्रीलिंग का जो वाक्य है वो सुनीता किताब पढ़ती है। ठीक है, तो पहला वाक्य किस में था? पुल्लिंग में था, और उसका हमने किस में तब्दील किया? स्त्रीलिंग में। मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, तो वो पुल्लिंग था, तो मोहन की जगह पर हमने क्या रखा? सुनीता। और पढ़ता है की जगह पर क्रिया क्या हो गई? पढ़ती है। इसलिए लिंग और वचन के बदलने से क्रिया का जो रूप होता है वो भी बदल जाता है। कैसे रूप बदल जाता है? पहले वाक्य में पढ़ता है था, दूसरे वाक्य में क्या हुआ? उसका पढ़ती है। तो इस तरीके से क्रिया का रूप बदल जाता है। कुछ क्रियाएं स्वयं होती है और कुछ क्रियाएं की जाती है। यानी कुछ क्रियाएं क्या होती? वो स्वयं हो रही है और कुछ क्रियाएं की जाती है। तो स्वयं कैसे हो रही है? जैसे पानी बरस रहा है तो वो क्रिया क्या होगी? स्वयं होगी। और कुछ क्रियाएं की जाती, जैसे किसान हल चलाता है तो वो क्रिया की जा रही, किसान के द्वारा वो क्रिया की जा रही है। इसलिए क्रिया स्वयं हो रही होती है और क्रिया की जा रही होती।
हमने सीखा। तो हमने क्रिया के अंदर क्या देखा? सबसे पहले उसकी परिभाषा देखी कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। लिंग और वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अभी हमने बच्चों क्रिया पढ़ा, अब हम क्रिया के काल देखेंगे। क्रिया के काल की परिभाषा देखने से पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यानी काल की परिभाषा देखने से पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम पहले उसे देख लेते हैं। सुमित सो रहा था, सुमित नाश्ता कर रहा है, सुमित विद्यालय जाएगा। तो बच्चों ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो रंगीन शब्द है उनको ध्यान से पढ़िए। पहले वाक्य में क्या दिया है? सो रहा था, यानी कि सो रहा था वो क्या दिखा रहा है? क्रिया, उससे बीते हुए समय में काम होने का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य में कर रहा है, वो वर्तमान समय में काम होने की बात कर रहा है। और तीसरे वाक्य में जाएगा शब्द से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होगा। इस प्रकार क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में काल की परिभाषा, क्रिया के काल की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो ये था काल की परिभाषा। काल के भेद। बच्चों काल की परिभाषा हमने देखी, अब हम काल के भेद देखेंगे। काल के परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में परिवर्तन आता है। बच्चों अगर काल के परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसे हम पढ़ते हैं। और उदाहरण में कुछ रंगीन शब्द दिए गए, उसको आप ध्यान से देखिएगा। हम पिछली गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका गए थे। ठीक है, यहाँ पर गए थे। अगर काल में परिवर्तन होगा तो क्रिया में भी परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पर गए थे, वो देखो दूसरा वाक्य है, हम इस वर्ष अमेरिका जा रहे हैं। पहला जो वाक्य है वो भूतकाल में है, दूसरा वाक्य वर्तमान काल में है। तो काल में परिवर्तन हुआ तो क्रिया में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तीसरा है, अगले वर्ष हम अमेरिका जाएंगे, यानी गए थे, जा रहे हैं और जाएंगे। तो काल में अगर परिवर्तन होगा तो उसकी जो क्रिया है वो क्रिया में भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार काल के 3 भेद हुए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यानी कि इस प्रकार काल के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है तो उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य क्या हुआ, बीते हुए समय में अगर वो समाप्त हो चुका है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं सुबह डॉक्टर के पास गया था, वो क्या होगा? गया था, यानी कि भूतकाल। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है तो वो वर्तमान काल। जैसे बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे विशेष दिया हुआ है, जो काम हमेशा होता है उसे भी हम वर्तमान काल कहते हैं। कैसे? जैसे 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला है, दिन में सूर्य चमकता है और रात में चंद्रमा की चांदनी मनमोहती है। तो जो काम हमेशा होता है उसे भी हम वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ये दोनों वाक्य किस में आएंगे? वर्तमान काल में आएंगे। ऐसे ही हमारा जो तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम आने वाले समय में होगा तो उसे भविष्यत काल
कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम आने वाले समय में होगा तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, जाएगा मतलब किस में आएगा, वो भविष्यत काल में आएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने भूतकाल, वर्तमान काल और यानी भविष्य काल यानी काल के भेद हमने यहाँ पर देखे। क्रिया के हमने सीखा, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो तो उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरे होने का बोध हो वो भूतकाल। क्रिया के जब क्रिया का रूप यह बताए कि कार्य अभी चल रहा है तो वर्तमान काल है। आने वाले समय में कार्य के होने की आशा का बोध कराने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो तो काल, उसे काल कहते हैं। बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो भूतकाल, कार्य अभी चल रहा है तो वर्तमान काल, और आने वाले समय में कार्य के होने की आशा का बोध कराने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस वीडियो में हमने क्रिया पढ़ा और काल यानी कि क्रिया के काल पढ़े। उसमें हमने क्रिया काल के भेद के 3 प्रकार देखे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। थैंक यू।